आज कैप्टन जमशेद को छठा दिन होने को आ रहा था और भारतीय सरहद के अंदर फैले पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के यूनिट ने अभी तक उसकी गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की थी। जलालवाला पोस्ट पर मौजूद इंस्पेक्टर अफजल शाह को यकीन था कि कैप्टन जमशेद जिंदा है और जरूर वापस लौटेगा। कैप्टन जमशेद ने उसकी पोस्ट के जरिए 3 माह तक ऑपरेट किया था। इस दरमियान दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो सैयदजादा अपनी पाकबाजी के लिए रेंजर्स में बड़ी इज्जत और तौकीर की निगाह से देखा जाता था। गुज़श्ता 5 रोज से वो सारी रात अपने जवानों के साथ व्हाइट लाइन के नजदीक घूम रहा था। आज भी वो मामूल के मुताबिक कुरानी आयात का विर्द कर रहा था जब उसे दूसरी तरफ से पहले एक फायर, फिर दर्जनों फायरों की आवाजें सुनाई दी, जिसका साफ मतलब यही था कि उनका शेर आ चुका है। उसके इशारे पर उसके जवानों ने दूसरे ही लम्हे उस समत फायरिंग शुरू कर दी। वो लोग पोजीशन बदल बदल कर इस तरह फायरिंग कर रहे थे कि दुश्मन को उनकी ज्यादा तादाद का एहसास हो और कैप्टन जमशेद को ज्यादा से ज्यादा कवर मयसर आए। अभी उन्हें बमुश्किल 4-5 मिनट ही इस बिल्ली चूहे के खेल में गुजरे थे कि अचानक ही उनकी छठी हिस्स ने नजदीक ही झाड़ियों के अकब से किसी के गुजरने का एहसास दिलाया। सब जवान बारी बारी पुकारे, हॉल्ट हॉल्ट। 3-4 टॉर्चें रोशन हुई और दूसरे ही लम्हे इंस्पेक्टर अफजल शाह ने वेलकम सर का नारा बुलंद किया और जमशेद को गले लगा लिया। जमशेद को हैरत इस बात की थी कि अफजल शाह ने इस हुलिये में उसे पहचान कैसे लिया। खुशामदीद। रेंजर्स के जवानों के हाथ सैल्यूट के लिए उठते चले गए। उन्होंने अपने हीरो को घेरे में ले रखा था, जो वहीं रेतली जमीन पर सजदारेज होकर अल्लाह ताला के सामने अपनी इनकिसारी और उसकी शुक्रगुजारी कर रहा था। अफजल शाह के इशारे पर एक जवान भागम भाग पोस्ट पर पहुंच गया, जिसने वहां मौजूद जवानों को कैप्टन साहब की आमद का मुजदाए जां फजा सुना दिया। जब तक कैप्टन जमशेद इंस्पेक्टर अफजल शाह के साथ पोस्ट पर पहुंचा, जवानों ने उसके लिए चाय तैयार करना शुरू कर दी। कंपनी हेडक्वार्टर से ये इत्तला मकामी रेजिमेंटल हेडक्वार्टर को मिल गई थी और कर्नल साहब खुद उसके इस्तकबाल के लिए उसके मुंतजिर थे। जवानों के इसरार पर कैप्टन जमशेद ने वहां चाय पी और करीबन आधा घंटा जीप के सफर के बाद वो कंपनी हेडक्वार्टर और वहां से एक दूसरी जीप के जरिए अपनी रेजिमेंट में पहुंच चुका था, जहां अपने दोनों बाजू फैलाए उसके ओसी उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। 6 दिन की मुसलसल भाग दौड़ और खुराक की कमयाबी ने उसकी सेहत पर कोई खास असर तो नहीं किया था, लेकिन अफसरान आला ने उसका मुकम्मल मेडिकल चेकअप करवाया था, जिसके बाद उसे 2 दिन मुसलसल आराम की हिदायत की गई। जमशेद के लिए एक एक लम्हा कीमती था। उसने इन 2 दिनों के दरमियान इत्मीनान से अपनी रिपोर्ट मुकम्मल की और सरहद उबूर करने से वापसी तक के तमाम वाकयात और आखिर में खानम और साई लोक से मुतल्लिक अपनी सिफारिशात लिखी। तीसरे दिन जब उसे इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में ले जाया गया तो आला अफसरान का एक बोर्ड मेजर जनरल की सरबराही में उसका इंटरव्यू ले रहा था। उसके सामने मेज पर इंटेलिजेंस एजेंसियों के 6 आला दिमाग बैठे थे। उन सबके सामने उसकी फाइल करदा रिपोर्ट की कॉपियां धरी थी, जिनका उन्होंने बगौर मुताला करने के बाद मुख्तलिफ जगह निशानात लगाए थे। उसके साथ सवाल जवाब का सिलसिला मुसलसल 6 घंटे चलता रहा। इस दरमियान मुतअद्दिद मरतबा चाय, कॉफी और स्नैक्स सर्व किए गए। 6 घंटे के बाद उसे 2 घंटे आराम की मोहलत दी गई, लेकिन उन अफसरान का बाहम सलाह मशवरा जारी रहा। 2 घंटे के बाद जब वो दोबारा बोर्ड के सामने पेश हुआ तो मेजर जनरल उससे मुखातिब थे। उन्होंने उसे ग्रीन सिग्नल दे दिया। बोले, गो अहेड बॉय। उसे खुसूसी इख्तियारात के साथ ISI में डेब्यूट करने के बाद उस बड़े शहर में भेज दिया गया, जहां उसने CI काउंटर इंटेलिजेंस ड्यूटी करनी थी। मकामी DET कमांडर को उससे मुतल्लिक खुसूसी ब्रीफिंग के लिए पहले से हेडक्वार्टर बुला लिया गया था, जहां उसकी मुलाकात बतौर खास कैप्टन जमशेद से करवाने के बाद दोनों को ब्रिगेडियर साहब ने फिर अलग से ब्रीफिंग दी। अगले रोज सुबह की फ्लाइट से वो कराची जा रहा था, जहां नए चैलेंजेस उसके मुंतजिर थे। उसे यहाँ इस उम्मीद से भेजा गया था कि वो दुश्मन के मुकम्मल नेटवर्क का सुराग लगाकर उसको जड़ों से उखाड़ फेंके, क्योंकि सिर्फ टहनियां काटने से वो इस मजबूत दरख्त का, जिसकी जड़ें अब जमीन के अंदर गहरी होती जा रही थीं, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। इससे पहले मुतअद्दिद मरतबा यहाँ रॉ के एजेंट पकड़े गए थे, लेकिन हर दफा ऐसा ही हुआ जैसे उस देव का सर कलम करने के बाद उससे निकलने वाले खून के हर कतरे से एक और देव ने जन्म ले लिया हो। कराची कैप्टन जमशेद के लिए नया शहर नहीं था। उसने अपने कॉलेज का जमाना यहीं गुजारा था, जब उसके मरहूम वालिद की पोस्टिंग यहाँ हुई थी। उसे यहाँ की सड़कें अजबर थीं, यहाँ माहौल से वो शिनासा था। उसके लिए तो यहाँ की सूरत हाल हैरत अंगेज इसलिए थी कि इस शहर निगारा के पुरअमन शहरियों से उसने कभी ऐसी तवक्कुआत ही नहीं रखी थी जिनका मुजाहरा उनकी तरफ से हो रहा था। ये बेचारे तो सीधे साधे पुरअमन लोग थे
जाने किसने चुपके से यहाँ की फजा को काले इल्म से मसमूम करके उनके हाथों में क्लैशनकोफ और दिमागों में नफरत भर दी थी। वो इन हालात पर बहुत कुड़ता था। उसका जी चाहता था कि कुछ ऐसा हो कि भले उसकी जान ही जाए लेकिन इस शहर का अमन वापस लौट आए। मकामी स्टाफ से उसका तारुफ करवा दिया गया था, जिसमें इस शहर के रहने वाले सिविलियन ऑफिसर भी शामिल थे। कैप्टन जमशेद ने पहली ही मुलाकात में अंदाजा कर लिया कि वो दोनों भी उसकी तरह कुछ न कुछ कर दिखाना चाहते थे। जमशेद ने माजी करीब में तावान के लिए इगवा और कत्ल होने वाले ताजिरों से मुतल्लिक मुख्तलिफ एजेंसियों की तहकीकाती रिपोर्ट्स का मुताला किया और उनमें एक ही मुश्तरका बात उसे नजर आई कि वो सब के सब औरतों के दिलदादा थे। इसके लिए सबसे दिलचस्प केस सेठ हांडीवाला का था, जिसके दफ्तर में उनकी एजेंसी के काम करने वाले एक सोर्स ने बताया था कि परवीन नामी टीवी स्टार मशहूर सोशल वर्कर खानम के साथ उससे आखिरी मर्तबा मुलाकात करने आई थी। जिस दिन सेठ हांडीवाला शहर से गायब हुआ, उससे पहले इस सोर्स ने आखिरी मर्तबा उन्हें इकट्ठे देखा था। सेठ के ड्राइवर की लाश उसकी मौत के 2 दिन के बाद हाईवे के नजदीक से मिली, जिसकी जेब में मौजूद रुक्का बताता था कि उसे हुक्मदाद डाकू ने कत्ल किया है। जिसके बाद ये राय कायम की गई थी कि सेठ हांडीवाला को शायद हुक्मदाद के गिरोह ने ही अगवा किया और फिर कत्ल किया। एक दूसरी एजेंसी की तहकीकाती रिपोर्ट ये बताती थी कि हुक्मदाद ने कभी शहर में वारदात नहीं की, ना ही वो तावान के लिए किसी को अगवा कर सकता है। उसकी जंग तो मकामी वडेरों से है। उस रिपोर्ट में शक जाहिर किया गया था कि वडेरा सज्जल का करीबी रिश्तेदार होने की वजह से वडेरा सोलंगी शायद मुख्तलिफ वारदातों में हुक्मदाद का नाम ही लिखवा देता है और इस इलाके में होने वाली अक्सर लूटमार की वारदातों का जिम्मेदार हुक्मदाद को ही ठहराकर उसके जराइम में इजाफा करवाता रहता है। ये बात तो रिकॉर्ड पर थी कि हुक्मदाद और वडेरा सोलंगी की आपस में दुश्मनी है और हुक्मदाद उस पर 2 मर्तबा कातिलाना हमला भी कर चुका है। कैप्टन जमशेद को अब कुछ कुछ समझ आने लगी थी। उसके सामने परवीन, खानम, वडेरा सोलंगी और हुक्मदाद के नाम नुमाया हो रहे थे। उसे तिकोन के 3 जाविये दिए गए थे और अब चौकोर मुकम्मल करने के लिए साईं लोग की असलियत दरकार थी। अगले रोज उसने अपने एक इंस्पेक्टर को साईं लोग के खानदानी पस मंजर समेत मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए उसकी तरफ रवाना कर दिया, जबकि दूसरे को खानम की मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करके अगले 48 घंटों में पेश करने का हुक्म दिया। मकामी टीवी स्टेशन का पीआर और सुबहानी उसका क्लास फेलो और कॉलेज के जमाने का बेहतरीन दोस्त था। दोनों कभी कभी फोन पर एक दूसरे का हाल अहवाल दरियाफ्त कर लिया करते। उस रोज जब उसने फोन पर सुबहानी को बताया कि उसकी पोस्टिंग कराची हो गई है, तो सुबहानी की बातें खिल गईं। उसने फोन पर ही हंसते हुए कहा, शुक्र है यार, हम भी किसी पर रोब डालने के काबिल हुए। शाम को दोनों ने एक होटल में मिलने का प्रोग्राम बना लिया। उस होटल से उनके कॉलेज के जमाने की बहुत सी यादें वाबस्ता थीं। दोनों इकट्ठे ही होटल पहुंचे। जमशेद जानबूझकर यहाँ टैक्सी के जरिए आया था। सुबहानी ने बड़ी गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया। दोनों कुछ देर तक कॉलेज के जमाने की यादें दोहराते रहे। फिर अचानक ही जमशेद ने बरसरे मतलब उससे पूछ लिया, ये परवीन क्या चीज है यार, बड़े ड्रामों में आ रही है। सुबहानी ने उसकी तरफ देखकर आंख दबाते हुए पूछा, क्या बात है प्यारे, क्या चक्कर है? जमशेद ने उसे असली बात तो नहीं बताई, अलबत्ता उससे परवीन के मुतल्लिक तमाम मुमकिना मालूमात जरूर हासिल कर ली, जिनमें अहम तरीन नुक्ता ये था कि परवीन को मौजूदा मकाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ खानम का है। जमशेद का माथा ठनका। उसने अगली बात कही, गुज़श्ता साल उसका टीवी सीरियल तूफान बड़ा कामयाब रहा। सुबहानी ने कुछ याद करते हुए कहा, हाँ यार, तब मैंने नया चार्ज लिया था। साली है बहुत नखरे वाली। उन दिनों उसकी तरफ से अजीब फड्डा पड़ गया था। आखिरी 2-3 दिन शूटिंगों का सारा शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया, बल्कि 1 हफ्ता तो ड्रामा ऑन एयर ही ना हो सका। जमशेद को अब सब कुछ समझ आ गया। जमशेद बोला, उसको अब सब कुछ समझ आ गया। उसने पूछा, क्या हुआ था? सुबहानी ने बददिली से कहा, अरे होना क्या था, सुना था साली अपने किसी यार के साथ गुलछर्रे उड़ाने में मसरूफ थी और यहाँ सारा शूटिंग शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा था। 2 शूटिंग्स कैंसिल हो गईं। खानम की तरफ से उसकी बीमारी का बहाना बनाया गया, हालांकि बीमार वगैरह कुछ भी नहीं थी। जमशेद ने अगला सवाल पूछा, तुम्हारे यहाँ शूटिंग्स वगैरह का कुछ रिकॉर्ड तो होता होगा? सुबहानी भी अब संजीदा हो रहा था। बोला, हाँ दिखा दूंगा तुम्हें, लेकिन खैरियत तो है ना? जमशेद बोला, खैरियत ही है यार, दरअसल एक इंक्वायरी आई हुई है जिसके लिए मैं ख्वार हो रहा हूँ। सोचा तुम्हारी ही मदद ले लूं। चलो लानत डालो इस मौजू पर, बातें तो होती रहेंगी। तुम कल मुझे वो रजिस्टर वगैरह दिखा देना। कुछ तारीखें गड़बड़ हो रही थी और तुम इन फौजी अफसरों को तो जानते हो, हर शय इन्हें डिसिप्लिन में चाहिए। हर वाक़े की तारीख, मकाम, वक्त, सब कुछ, बस मुसीबत ही है। अच्छा सुनाओ, कभी खान भी मिलता है या साला अकेले ही गुलछर्रे उड़ा रहा है? उसने अपने एक और साथी की तरफ बातों का रुख मोड़ दिया।
सुबहानी ने उसके साथ मिलकर अपने तीसरे दोस्त खान को 2-3 गालियां दी और उसकी बेवफाई का रोना शुरू कर दिया। कैप्टन जमशेद ने कुछ वक्त उसके साथ गुजारा, फिर अगले रोज उससे टीवी स्टेशन पर मुलाकात का वादा करके चला गया। अगले रोज जब उसने पुराने रिकॉर्ड से तूफान सीरियल के रजिस्टर निकाल कर चेक किए तो उसे इल्म हुआ कि सेठ हांडीवाला के कत्ल के बाद से उस रोज तक परवीन ने शूटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। इस ड्रामे के प्रोड्यूसर ने अपने रिमार्क्स में उसे सख्त सुस्त कहा था और हेडक्वार्टर से उसके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई की दरखास्त भी की थी। परवीन की तरफ से कराची के एक बड़े अस्पताल का सर्टिफिकेट दाखिल करवा दिया गया था, जहां वो 8 रोज बीमारी की वजह से दाखिल रही, जिस पर स्टेशन डायरेक्टर ने उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से इनकार कर दिया था। कैप्टन जमशेद ने उसके दाखिले की तारीखें नोट की और उस अस्पताल का रुख किया। अपना तारुफ करवाने के बाद उसने प्राइवेट रूम्स में दाखिल रहने वालों का उन दिनों का रिकॉर्ड तलब किया और अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर के इल्म में लाए बगैर इधर उधर की बातें करके अपने मतलब की बात निकलवा ली। ये रजिस्टर बता रहा था कि इन दिनों में किसी वार्ड या कमरे में परवीन नाम की कोई लड़की दाखिल ही नहीं रही, जिससे साफ समझ आता था कि सर्टिफिकेट जाली था और ऐसे जाली सर्टिफिकेट बनाना इस माशरे में कोई मुश्किल बात नहीं थी। खानम ने भी खानापुरी के लिए ऐसा कर दिया। खानम के पेश करदा सर्टिफिकेट पर किसी को एतराज करने की जुर्रत कहाँ हुई होगी। जमशेद ने अमले के ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया और बाहर आ गया। अब वो बिल्कुल क्लियर था। उसे यकीन था कि सेठ हांडीवाला के अगवा और कत्ल के जुर्म में परवीन या तो शामिल थी या उसे कोई मालूमात जरूर हासिल थी। अपनी रिपोर्ट और मुमकिना इक़दामात से मुतल्लिक उसने तफसीलन आला हुकाम को आगाह कर दिया। वो जो कुछ करने जा रहा था उसके लिए ओसी साहब ने हेडक्वार्टर्स की इजाजत जरूरी समझी, जो उन्हें मिल गई। उन्होंने जमशेद की कमर पर थपकी देते हुए कहा, ऑल राइट जेंटलमैन, डू इट नाउ। गुज़श्ता 5 रोज से वो बहुत सख्त आसाबी जंग लड़ रहा था, जिसने उसे थका दिया था। अब किसी एक नतीजे पर पहुंचने के बाद वो खुद को कदरे सहूलत में महसूस कर रहा था। उसने अपने कमरे में पहुंचकर गरम गरम कॉफी मंगवाई और कुछ सोचते हुए परवीन का वो खुसूसी टेलीफोन नंबर घुमाया जो उसे सुबहानी ने दिया था। दूसरी तरफ से किसी भारी भरकम मर्दाना आवाज ने हेलो कहा। उसने अंग्रेजी में कहा, जी मुझे मैडम परवीन से मिलना है। दूसरी तरफ से मिली जुली जबान में उसका तारुफ दरियाफ्त किया गया। जमशेद ने अपना तारुफ एक अमेरिकन नेशनल प्रमोटर की हैसियत से करवाया, अपनी एक जाली कंपनी का नाम लिया और बताया कि वो यूरोप और अमेरिका में 3 प्रोग्रामों के लिए मैडम परवीन से बात करना चाहता है। दूसरी तरफ से उसे बताया गया कि वो शहर में नहीं है। उसने पत्ता फेंका, बोला लेकिन मुझे तो परसों की फ्लाइट से वापस जाना है। अगर उनकी आमद का कुछ इल्म हो तो मैं 1-2 दिन रुक भी सकता हूँ। दूसरी तरफ से 1 मिनट कहकर बात करने वाले ने फोन किसी औरत को दे दिया, जिसने उससे अंग्रेजी में बात की। पढ़ी लिखी औरत मालूम होती थी। जमशेद ने जल्द ही उसे शीशे में उतार लिया। दूसरी तरफ से कहा गया, मैडम की वापसी कल रात की फ्लाइट नंबर PK 410 से है। आप उन्हें परसों सुबह 10 बजे मिल सकते हैं। जमशेद ने बड़ी गर्मजोशी से उसका शुक्रिया अदा करके फोन बंद कर दिया। उसने फोन पर ही आधी जंग जीत ली थी। फ्लाइट नंबर PK 410 के इस्तेकबाल के लिए वो खुद एयरपोर्ट पर मौजूद था। उसकी एजेंसी ने पैसेंजर लिस्ट चेक कर ली थी, जिसमें परवीन शेरवानी का नाम भी शामिल था। इंस्पेक्टर का हाथ फौरन सैल्यूट के लिए उठ गया। बोला, यस सर। उसने दोनों की तरफ देख कर कहा, मुझे इस बैगेज की तलाशी लेनी है। परवीन अचानक ही फट पड़ी, तुम्हारा दिमाग खराब है, मुझे जानते हो। जमशेद की बजाय उसके साथी ने उसे इस बुरी तरह डांटा कि वो दोबारा अपनी जगह उसी तरह बैठ गई जैसे उठकर खड़ी हुई थी। उसने अपने साथियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए मैडम, आप जो कोई भी हैं, ये सिविलियन लोग नहीं हैं। अगर आप दोबारा इस तरह बोलेंगी तो शायद मैं आपको कुछ न कहूँ, लेकिन ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। परवीन ने दोबारा संभल कर कहा, क्यों लोगे तुम मेरी तलाशी, तुम्हें क्या इख्तियार है। इस मर्तबा इंस्पेक्टर ने मुदाखलत की। बोला, मैडम प्लीज, ये सीनियर लोग हैं, इन्हें कानूनी हक हासिल है, ये हमारी तलाशी भी ले सकते हैं। जमशेद ने उससे कहा, इनके लॉक खोलिए। परवीन बड़े गुस्से से उठी और लॉक खोलने लगी। उसके पास कोई गैर कानूनी चीज नहीं थी। ये लोग ज्यादा से ज्यादा उससे कस्टम ड्यूटी वसूल कर लेते, लेकिन एक मर्तबा यहाँ से बाहर जाने के बाद वो खानम के जरिए उनकी वर्दियां उतरवा देती थी। एक अटैची केस और 2 बैग खुल गए। कैप्टन जमशेद के इशारे पर उसके जवानों ने एक एक चीज निकाल कर बाहर रखनी शुरू कर दी और इस दौरान वो थैली भी बाहर निकाल कर रख दी। उसने परवीन से कहा, इसे खोलिए, इसमें क्या है। परवीन ने हैरत से थैली को देखा। उसने ऐसी कोई थैली अपने बैगेज में नहीं डाली थी। हैरानी से उसने थैली खोली और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें तो बहुत कीमती हीरे थे। परवीन के हाथ पांव फूल गए। उसे ये भी इल्म ना हो सका कि वो असली हीरे नहीं, नकली थे। उसने बमुश्किल कहा, ये मेरे नहीं हैं, ये मैंने नहीं डाले।
कैप्टन जमशेद ने बड़े एहतराम से कहा, अगर आप मेरी जगह होती तो क्या इस जवाब को सही मानती? इंस्पेक्टर ने उसकी हिमायत में कुछ कहना चाहा। बोला, यस मैडम, मुमकिन है आपके साथ कोई साजिश हो गई हो। आप तो कैप्टन जमशेद ने दोबारा कहा, आपको हमारे साथ चलना होगा। परवीन गुस्से से अल्लम गल्लम बोलती चली जा रही थी, लेकिन ये मेरे नहीं है। मैंने कहा ना, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम मुझे नहीं ले जा सकते। मैं कोई मामूली औरत नहीं हूँ। ये साजिश है, समझ लेना। इंस्पेक्टर ने अपने जवानों को सामान पैक करने के बाद उठाने का हुक्म देकर परवीन की तरफ देखा। बोला, आप हमें जबरदस्ती पर मजबूर कर रही हैं। हम आपको अगवा करके नहीं ले जा रहे। अगर ये कोई साजिश है तब भी आपको हमारे साथ जाना होगा, ताकि हम इस साजिश का पता लगाकर असली मुजरिम को पकड़ सकें। आपको ताउन करना होगा। परवीन ने यह अंदाजा तो कर ही लिया था कि ये फौजी लोग हैं और गलत या सही उसके सामान से स्मगल शुदा हीरे बरामद हुए हैं। उसकी जान नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? ये तो इल्जाम ही गलत था। अगर वो वाकई हीरे लेकर आ रही थी तो भी खानम और साईं लोग की मौजूदगी में कोई उसका बाल बीका नहीं कर सकता था। उसने फिलवक्त यहाँ से उनके साथ जाना ही मुनासिब समझा। उसने कैप्टन जमशेद की तरफ देख कर कहा, ठीक है, मैं अपने वकील को इत्तला कर दूं। आप लोग मुझे कहाँ लेकर जाएंगे? जमशेद ने लापरवाही से कहा, जैसे आपकी मर्जी। परवीन ने अपने हैंडबैग से अपना मोबाइल निकाला और खानम का नंबर मिलाने लगी, लेकिन दूसरी तरफ से एक ही जवाब मिल रहा था कि फोन आउट ऑफ ऑर्डर है। इंस्पेक्टर ने इस मौके पर अपना रोल नहीं भुलाया था। बोला, मैडम, जब आप बेकसूर हैं तो घबराती क्यों हैं? मुझे बताइए, मैं खुद आपके वकील को इत्तला कर दूंगा। मुझे इल्म है ये लोग आपको कहाँ ले जाएंगे। आप तो मुझे जानती हैं, मुझ पर एतबार कीजिए। मैंने कई मरतबा आपकी खिदमत की है। उसने गुस्से से कांपते हुए कहा, ठीक है, मैं देख लूंगी, एक एक को देख लूंगी। अगर तुम्हारा दिमाग दुरुस्त न करूं तो कहना। जमशेद ने इंस्पेक्टर की तरफ मुंह करके आंख दबाई। बोला, आप लिख दीजिए कि हमने इनके सामान से हीरे बरामद किए हैं। इंस्पेक्टर ने बेबसी से परवीन की तरफ देख कर कहा, यस सर। इस दरमियान उन लोगों ने इतना वक्त गुजार दिया था कि मुसाफिर लाउंज खाली हो जाए और उसकी यहाँ से रवानगी का किसी को इल्म ही ना हो सके। परवीन का सामान ट्रॉली पर रख दिया गया था। वो लोग अपनी स्याह शीशों वाली गाड़ी रनवे की तरफ से ले आए थे और उसे लाउंज के बाहर ही से सवार करवा लिया था। कैप्टन जमशेद ने उसकी तरफ देख कर कहा, आपके लिए खुसूसी एहतमाम किया है। अगर प्रेस वालों को इल्म हो गया तो न जाने क्या क्या कहानियां बयान करें। हम तो आपकी इज्जत करते हैं, आप खुद ही शोर मचाती रहें तो अलग बात है। वो उसके साथ ही ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था, जबकि दोनों जवान सामान समेत पिछले हिस्से में मुंतकिल हो गए थे। परवीन को समझ नहीं आ रही थी कि उनके मुतल्लिक क्या राय कायम करें। अभी तक उनका सलूक बहुत शरीफाना था और यूं लग रहा था जैसे वो भी ये बात समझ रहे हों कि परवीन बेकसूर है और उसके खिलाफ कोई साजिश हुई है। उनके सफर का इख्तिताम कहाँ हुआ, इसका इल्म परवीन को इसलिए न हो सका कि वो कैंटोनमेंट एरिया से कुछ ज्यादा वाकफियत नहीं रखती थी और कैप्टन जमशेद ने भी इतने बेशुमार मोड़ काटे थे कि उसे अब कुछ याद नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ इतना याद था कि वो एक बड़ी ऊंची दीवारों वाली कोठी के सामने पहुंचे थे, जिसका गेट उन्हें देखते ही खुल गया और जमशेद गाड़ी को अंदर बरामदे तक ले आया, जहां 3-4 सफेद पोश उनके मुंतजिर थे। उन्होंने जहां परवीन का चार्ज खुद संभाल लिया। परवीन ने अपना हैंड बैग पकड़ना चाहा, लेकिन उन्होंने उसे इसका मौका न दिया। उन लोगों का रवैया उसे यहाँ तक लाने वालों के बरक्स बड़ा दुरुस्त था और वो उसके जिस्म को हाथ लगाए बगैर उसे कमरे तक ले आए थे, जहां एक करख्त चेहरे वाली लड़की ने, जिसकी उम्र उससे कुछ कम ही रही थी, उसे उन लोगों से रिसीव करके उन्हें वापस भेज दिया। उसने कमरे का दरवाजा बंद करते ही परवीन को हुक्म दिया, हाथ ऊपर उठाओ। उसका दिमाग दोबारा घूमने लगा। उसने खातून को अपनी दानिस्त में झाड़ पिलाई। बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? कौन हो तुम? शट अप। लेकिन दूसरे ही लम्हे उसे यूं लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी हो। उसके दाएं गाल पर पड़ने वाले थप्पड़ ने उसके 14 तबक रोशन कर दिए। परवीन को बेपनाह अजियत के साथ ही छत घूमने का एहसास हुआ। वो घबराकर सामने दीवार से लगे एक बेंच पर गिर पड़ी। गुस्से और एहसास शर्मिंदगी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। नॉर्मल होने में उसे करीबन 2 मिनट लग गए थे।